अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चैप्टर नंबर 2 एंड प्लांट बॉटनी, पेपर सी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। ठीक है, पेपर सी का आज लेक्चर है। तो अब बच्चा, वैसे आपको ये मुश्किल क्यों लगती है? पेपर सी मुश्किल क्यों लगता है? ये तो सिंपल है। इसमें मतलब जो सेल है, सेल बायोलॉजी एक्चुअली इसमें आती है। जो आप बायोलॉजी, सिंपल बायोलॉजी पढ़ते हो 9th से 10th से, एफएससी से, वो सब इसमें आता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें थोड़ी जेनेटिक्स है और एवोल्यूशन है। चलें, कोई बात नहीं, मुश्किल है या इजी जो भी, लेकिन हम जो है लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें किसी भी तरह के क्वेश्चन क्यूरीज के लिए, इंशाल्लाह आपको आंसर मिल जाएगा। आज हमने पढ़नी है फिजियोकेमिकल नेचर, उसमें से भी हमने केमिकल नेचर को आज फोकस करना है। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे बताएं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है। कोई मतलब एक एग्जैक्ट अगर हम डेफिनेशन देना चाहें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो हम क्या देंगे? इट्स अ मेम्ब्रेन ऑफ प्लाज्मा, या साइटोप्लाज्म, या सेल, या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सिंपल सा जो एक लफ्ज, अगर आप एक लफ्ज में इसको डिस्क्राइब करना चाहो तो आप यही कहोगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है क्या है? इट इज दी सेल मेम्ब्रेन। तो ऑल दी सेल्स कंटेन्स एट लीस्ट सम मेम्ब्रेन्स, कुछ हर सेल में कम से कम कोई ना कोई एक दो तीन कुछ ना कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं। सेल्स ऑफ द यूकैरियोट्स कंटेन्स न्यूमरस ऑर्गेनेल्स, जबकि अगर हम सेल्स ऑफ यूकैरियोट्स देखें या यूकैरियोटिक सेल्स देखें, उसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनल्स होती हैं। और फिर जब ऑर्गेनल्स होंगी तो उन सब ऑर्गेनल्स दे कंपोज्ड ऑफ द मेम्ब्रेन, सब ऑर्गेनल्स के मेम्ब्रेन्स होंगी, एंड दीज मेम्ब्रेन्स आर कॉमनली टर्म्ड एज बियोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। और इन मेम्ब्रेन्स को हम नाम देते हैं, दे आर बियोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स परफॉर्मिंग मैनी इंपॉर्टेंट टास्क इन दिस सेल मेटाबॉलिज्म। चाहे वो सेल का मेटाबॉलिज्म हो, चाहे वो सेल सिंपल हो, तो मेम्ब्रेन्स जो हैं उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं और फिर उनके साथ ही फंक्शंस भी वेरी करते हैं। ठीक है, अब जो एक मेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम नाम दे रहे हैं, अभी हम ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन्स की बात नहीं कर रहे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज दी सेल मेम्ब्रेन। अब ये क्या होती है, कैसे इसका सारा कॉम्पोजिशन है, वो हमने आज देखनी है। Plasma membrane is the membrane that completely covers the cell या surface of the प्रोटोप्लास्ट, यानी पूरे सेल को या पूरे प्रोटोप्लास्ट को जो कवर करेगी, दैट इज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लास्ट आपको पता है, सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। तो साथ साथ जो भी टर्म्स आती हैं उनको भी देखा करें। बियोलॉजिकल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सीम्स टू बी दी अकॉम्प्लिश द इम्पॉसिबल, यानी अगर हम सब बियोलॉजिकल मेम्ब्रेन देखें, अमंग ऑल द बियोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करती है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम है, और कोई मेम्ब्रेन ऐसा काम नहीं करती। कैसे? क्योंकि इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, वो सब साथ साथ रहती रही आती जाएंगी, वैसे हम उसको देख लेंगे। दिस मेम्ब्रेन मीडिएट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, मोस्ट इंपोर्टेंट, के ट्रांसपोर्ट जो है डिफरेंट सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, सेल के अंदर या सेल के बाहर, प्रोटोप्लास्ट के अंदर या प्रोटोप्लास्ट के बाहर, जो सब्सटेंसेस की मूवमेंट है, ट्रांसपोर्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ही पॉसिबल हो। अगर ये ना होता तो ऐसा मुमकिन नहीं था। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जैसे हमारे पास फंक्शन सिलेक्टिवली, ये थोड़ा सिलेक्टिवली काम करती है। जैसे सम सब्सटेंसेस हो, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, या वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, दे कैन इजीली फ्रीली पास थ्रू इट, वो आसानी से इससे गुजर सकते हैं। लेकिन बट अदर मॉलिक्यूल्स, अगर कुछ हम दूसरे मॉलिक्यूल्स देखें जिसमें शुगर्स आ जाते हैं, अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, या इनऑर्गेनिक आयंस आते हैं, जो ये सब मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज है, शेप्स है, साइज है, वो थोड़ा बड़ा भी है, तो इस हिसाब से इनकी प्रॉपर्टीज के मुताबिक जो है इन मॉलिक्यूल्स को क्या क्या कर दिया जाता है, दीज मॉलिक्यूल्स आर ब्लॉक्ड, इनको रोक दिया जाता है। एंड इट अलाउज द पैसेज ऑफ द इसेंशियल सब्सटेंसेस, और ये कुछ कुछ जो इसेंशियल सब्सटेंसेस हैं, जरूरी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, उसको अलो करता है, बट एट द सेम टाइम प्रिवेंट द लॉस ऑफ द सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके अलावा ये सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लॉस को भी रोकता है, ताकि जो अंदर से सेल का इंपॉर्टेंट मटेरियल है या काम की चीजें वो कहीं बाहर ना चले जाएं। ठीक है, इट आल्सो ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक और द लार्ज मॉलिक्यूल्स, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा? डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, और उसमें सॉलिड पार्टिकल्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स दैट इन्वॉल्व्स द वेसिकल्स, जैसे सॉलिड पार्टिकल्स है जिनको वेसिकल्स की हेल्प से मूव किया जाता है। जोलॉजी में इस लेक्चर पे, जोलॉजी की प्लेलिस्ट में हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। बॉटनी में भी आगे आ जाएंगे, बाकी आपने बियोलॉजी 9th-10th के लेवल पे भी इनको स्टडी किया हुआ, एफएससी में भी। तो ये सिंपल जो प्रोसेस है कि वेसिकल बनता है, सेल्स के अंदर से कंटेंट बाहर जाता है और बाहर से कुछ कंटेंट अंदर आ सकता है वेसिकल की फॉर्मेशन की वजह से, उसको एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस कहते हैं। उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मतलब क्या करेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन भी फैसिलिटेट करती है बिटवीन दी सेल्स। कैसे? बाय डिफ्यूजन,
बाय ऑस्मोसिस, बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये सब प्रोसेसेस नेक्स्ट आपके डिटेल में भी आ जाएंगे। वैसे भी आपको बता दूं, आपको पता है कि डिफ्यूजन सिंपल मिक्सिंग होती है। आपने खोल दिया कुछ भी मॉलिक्यूल्स वगैरह, उनको एक स्पेस दे दिया, वो मिक्स हो जाते हैं आपस में। ऑस्मोसिस वाटर की मूवमेंट है हाई टू लो। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड कैरियर्स हैं या प्रोटीन्स हैं, उनकी हेल्प से फैसिलिटेट कर दिया जाए डिफ्यूजन को, तो उसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और ये लो टू हाई होती है। इसी तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये भी लो टू हाई ही मूवमेंट होगी, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी का यूज होगा, तो फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। बाय डायरेक्ट प्लाज्मा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, या भी हो सकता है कि साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन हो और वो बिल्कुल डायरेक्ट हो, जैसे प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से होता है। ये तो प्लांट सेल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो फैसिलिटेटिंग द डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन भी हो सकती है। और ये जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, डेट इन्वॉल्व्स द डिसेप्शन एंड द प्रोसेसिंग, जो प्रोसेसिंग है, रिसेप्शन प्रोसेसिंग ऑफ द क्लास केमिकल सिग्नल्स अलाउइंग फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट सेल। डिफरेंट प्लांट सेल से जो हमें केमिकल सिग्नल्स मिल रहे हैं प्लांट सेल के अंदर, उसकी बेस पे ये सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है। केमिकल नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने दो तीन मॉलिक्यूल्स हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स हैं। इसको आज डिस्कस कर लेंगे, फिर फिजिकल नेचर जो नेक्स्ट लेक्चर में ले जाएंगे, बिकॉज वो लेंथी हो जाएगा काफी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन्स एंड द ट्रू लेयर्स ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स है, इसीलिए तो इसको बायलेयर कहते हैं, जिसको हम कहते हैं लिपिड बायलेयर। इट इज यूजुअली इन द फॉर्म, किस फॉर्म में होगा, ये किस रेशियो में होगा, इस रेशियो ऑफ द 60 एंड 40, मतलब 60% हो गया हमारे पास प्रोटीन्स और 40% क्या हो गए, लिपिड बायलेयर। फॉस्फोलिपिड बायलेयर प्रोवाइड्स द बेसिक स्ट्रक्चर, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर देता है, और इट इज इम्परमेबल, मतलब वहां से जो मूवमेंट है वो मुश्किल होगी, इम्परमेबल, किसी मॉलिक्यूल को गुजरने नहीं देगा। impermeable nature of the cellular membranes, while the proteins responsible for the most of the membrane functions, जबकि प्रोटीन के जो है बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन की वजह से, ठीक है। सब मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर इंजाइमेटिक, कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो है वो इंजाइमेटिक होते हैं, मतलब इंजाइम्स का जो फंक्शन होता है कैटालिसिस करना, कैटालाइसिस मेम्ब्रेन एसोसिएटेड रिएक्शंस। जो भी रिएक्शन प्रोटीन्स के मेम्ब्रेन पे हो रहे हैं, तो कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो इंजाइम के तौर पे एक्ट करते हैं और उन रिएक्शंस को क्या कर देते हैं, तेज कर देते हैं या कैटालाइज कर देते हैं। लिपिड्स हैं, लिपिड्स का क्या काम होगा या कैसे काम करते हैं, द मेन लिपिड कंपोनेंट्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स प्रोटीन्स आर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आर द अबंडेंट फॉस्फोलिपिड्स है, मेन फॉस्फोलिपिड्स और स्टीरोल्स ही हैं, ठीक है, जो ज्यादातर इसमें होते हैं हर तरह की मेम्ब्रेन्स में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। आप मॉलिक्यूल बेसिकली, लिपिड मॉलिक्यूल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स उसके होते हैं, एक हेड होता है जिसको ग्लिसरॉल कहते हैं, एंड दैट इज वाटर सोलेबल, और हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग, और उसकी टू टेल्स होती हैं जिसको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं, डेट आर वाटर इनसॉलेबल, और वाटर हेटिंग कह लो इसको, या वाटर रिपेलिंग। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास आते हैं प्रोटीन्स के। प्रोटीन के क्या मॉलिक्यूल है, मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैव द लार्ज हाइड्रोफिलिक रीजन्स। अब जो प्रोटीन्स हैं उसमें बड़े बड़े हाइड्रोफिलिक रीजन्स होते हैं, यानी वाटर लविंग रीजन। सो दे एसोसिएट मोस्टली, तो क्या करते हैं ये मोस्टली एसोसिएट कर जाते हैं, मिल जाते हैं फॉस्फोलिपिड्स के साथ, फॉस्फेट्स के साथ, यानी जो डिफरेंट दूसरे केमिकल्स हैं उसके साथ मिलते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फेट्स एंड द विद द वाटर, and they trans many proteins, these many proteins also have the hydrophobic regions, और कुछ में हाइड्रोफोबिक रीजन्स भी होते हैं। और ये हाइड्रोफोबिक रीजन्स का फिर क्या फायदा होगा, डेट विल अलाउ टू सिंक टू द मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन के अंदर डूब जाएंगे, एंड एसोसिएट विद द फैटी एसिड, और फैटी एसिड्स के साथ जुड़ जाएंगे। एंड सर्टेन प्रोटीन सिट, और कुछ प्रोटीन्स बैठ जाते हैं ऑन द मेम्ब्रेन सरफेस, मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर ही बैठे रहते हैं सुकून से अपनी जगह पे। अदर्स आर पार्टली इम्बेडेड, और कुछ जो इसके अलावा दूसरे हैं वो क्या करेंगे, वो इम्बेड कर जाते हैं, यानी वो भी इसी तरह उसके अंदर जैसे किसी चीज का जड़ जाना होता है ना, उसको कहते हैं इम्बेडेड। बायलेयर, बायलेयर के अंदर विच इज स्टिल अदर्स आर स्पैन लिपिड, लिपिड बायलेयर, कुछ ऐसे हैं जो लिपिड बायलेयर को कंप्लीटली स्पैन कर देते हैं, यानी उसके इर्द गिर्द यानी अराउंड उसके फैल जाते हैं। विद एक्टिव साइट इधर, यानी एक्टिव साइट हो सकता है कि दोनों साइड्स पे हो, उसकी जो एक्टिव साइट है प्रोटीन की, या एक एक साइड पे हो, इधर और द बोथ साइड्स और ऑन द मेम्ब्रेन, या फिर मेम्ब्रेन के ऊपर हो या मेम्ब्रेन के अंदर हो, किसी भी तरह की उसकी अरेंजमेंट हो सकती है। ऑल द प्रोटीन्स आर द टर्म्ड एज द इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये जो सब प्रोटीन्स है इनको हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का, बिकॉज दे आर इनसाइड एंड दे आर देन 70% ऑफ द टोटल, जो उसका कंटेंट है सेल का, मेम्ब्रेन का, उसमें 70% इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं। एंड द प्रोटीन्स दैट स्पैन लिपिड, जो लिपिड को स्पैन करते हैं, उसके अराउंड एक कह लो सर्कल बना देते हैं या उसको सराउंड करते हैं,
दैट विल एक्ट एज द हाइड्रोफिलिक चैनल्स, ये हाइड्रोफिलिक चैनल्स के तौर पे एक्ट करेंगे, परमिट द हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स यानी जो वाटर सोलेबल मॉलिक्यूल्स है वो आसानी से वहां से गुजर सके, पास थ्रू द मेम्ब्रेन, वही उसका फंक्शन आ गया। Some intrinsic proteins contribute to the membrane's fluid nature and these can diffuse literally, और कुछ प्रोटीन जो है उनका यही फायदा होता है कि वो फ्लूइड नेचर प्रोवाइड कर देते हैं और आसानी से डिफ्यूज कर जाता है मेम्ब्रेन के अंदर से, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रोटीन्स का और साथ में ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का थोड़ा सा फंक्शन, क्योंकि प्रोटीन्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो उसी हिसाब से उसकी हमने वो भी देखा। क्या करेंगे, अदर प्रोटीन्स आर इंटरेक्ट विद दी एडजेसेंट प्रोटीन्स, दूसरे प्रोटीन्स के साथ मिल जाते हैं एंड फॉर्मिंग द रीजन्स कॉल्ड द डोमेन्स, और वो डोमेन्स बना देते हैं, बड़ी बड़ी रीजन्स बनाते हैं। और सर्टेन प्रोटीन्स का द एक्सट्रिंसिक और द पेरिफेरल प्रोटीन्स, दूसरी टाइप प्रोटीन्स की क्या है, एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स, एंड दीज आर द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, की बाहर वाली साइड पे होंगे, merely lie next to it, सिर्फ मेम्ब्रेन के साथ पड़े रहते हैं। एंड दीज कैन बी सेपरेटेड बाय द माइल्ड ट्रीटमेंट से, आप उसको अलग कर सकते हो, कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आपको काम करने की जरूरत नहीं, छोटे मोटे केमिकल से ट्रीट करो तो वो प्रोटीन्स अलग हो जाते हैं। एक्सट्रिंसिक, the extrinsic proteins they are most important as enzymatic functions perform करते हैं, but these are not integral part of the membrane, लेकिन ये बहुत ज्यादा अहम हिस्सा मेम्ब्रेन का नहीं है। ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड द ग्लाइकोलिपिड्स, आपको पता है ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ये बनते हैं दो तरह के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके कॉन्जुगेटेड बना देते हैं। तो सम मेम्ब्रेन्स कंटेन्स दी स्मॉल अमाउंट ऑफ दी शुगर्स, शुगर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या थोड़ी उसकी कंसंट्रेशन होगी, यूजुअली लेस देन 8%, एंड दीज शुगर मॉलिक्यूल्स आकर शुगर शॉर्ट चेन्स, ये शॉर्ट चेन्स के तौर पे एक्ट करते हैं, जिसको हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। ईच विद ईच अदर अबाउट 4 to 15% शुगर के साथ मिलते हैं, शुगर रेजिड्यूज के साथ। जब ये शुगर रेजिड्यूज के साथ मिलेंगे तो ओलिगोसैकेराइड्स आर बाउंड टू सर्टेन इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। अब ये जो ओलिगोसैकेराइड्स है जिनके अंदर शुगर के रेजिड्यूज है वो मिल जाएंगे प्रोटीन्स के साथ। जब प्रोटीन्स और शुगर्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, दीज फॉर्मिंग द कन्वर्टिंग देम इनटू द ग्लाइकोप्रोटीन्स। और रेयरली कुछ केसेस में ऐसे शुगर्स आर अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन लिपिड, जो शुगर है वो लिपिड के साथ अटैच हो जाती है एंड फॉर्मिंग द ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर लेस इंपॉर्टेंट, कोई खास इनकी अहमियत नहीं है इन प्लांट्स, बट और हाउएवर इन एनिमल सेल्स दीज हैव मोस्टली एक्सक्लूसिवली ऑन द आउटर सरफेस, पे ये होते हैं आउटर सरफेस ऑफ द एनिमल सेल, कवर्स द सेल को कवर कर देते हैं, एंड दीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल रिकॉग्निशन, सेल की पहचान का जो अमल है उसके लिए ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इन केस ऑफ एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।